हेलो बच्चों, आज हम संधारित्रों में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पर संधारित्रों में संचित ऊर्जा होता क्या है। जो कोई भी संधारित्र होता है उनको अगर हम आवेशित करते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ हमको काम करना पड़ता है, और वही जो कार्य होता है वो उस संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। क्लियर? विद्युत स्थितिज ऊर्जा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या हम पहले स्टार्टिंग से वाले चैप्टर में ही मैंने एक बात कहा था कि कैपेसिटर जो है संधारित्र वह चार्ज स्टोर करके रखता है, यानी आवेश संग्रहित करता है वो। तो यहाँ पर बात ये आ रही है यहाँ पर इस आर्टिकल में कि संधारित्र जो है वह एनर्जी भी स्टोर करके रखता है, यानी ऊर्जा को भी वह संग्रहित करके रखता है। तो क्या वास्तव में दोनों सही हैं? तो इस बात को समझने के लिए हम आज के इस चैप्टर को हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम ये जो किया गया कार्य है, कार्य के बारे में हम जानते हैं कि कार्य यानी कि हम वहाँ पर कुछ बल लगाएंगे और वहाँ पर कुछ विस्थापन होगा तो वहाँ पर कार्य होता है। यहाँ पर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्थिर विद्युत के रूप में जो यहाँ पर कार्य होगा, उस कार्य को हम 11th में जो पढ़े थे कार्य वाले चैप्टर में, वहाँ से जो कार्य है यांत्रिक कार्य, वहाँ से हम कंपेयर करके एक एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम एक बॉल लिए, उस बॉल को हम नीचे से ऊपर फेंके। सपोज़ ये पृथ्वी का तल है, उस बॉल को हम यहाँ पर इस तरह से ऊपर फेंके तो वह जो है हम यहाँ से फेंके, यहाँ इस पोजीशन में वह पहुँच गया, इस पी पोजीशन में। ओके, तो जैसे हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं, यहाँ पर इस कंडीशन में क्या था, इसमें कोई काम हुआ था क्या? कोई कार्य नहीं हुआ इस बॉल के द्वारा। और यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ तो क्या यहाँ पर कुछ ऊर्जा होगी? ऊर्जा है क्या? ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता है। तो यहाँ जो कोई भी कार्य नहीं होगा, यानी कि हमने वहाँ पर देखा था कार्य दो प्रकार, माने कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि वहाँ पर ऊर्जा जो है दो प्रकार से होती, एक होती है स्थितिज ऊर्जा और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। तो क्या इस पोजीशन में हम इन दोनों ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी? वह ज़ीरो होती है। यहाँ पर नो वर्क तो नो एनर्जी। ओके, अब जैसे ही वो यहाँ इसको हम ऊपर फेंके तो यह जो है h ऊंचाई पर यहाँ पर हाइट में पहुँच गया, यानी यहाँ पर इस वस्तु के द्वारा बॉल के द्वारा यहाँ पर कुछ कार्य किया जा रहा है इस ऊंचाई पर। तो यहाँ पर यह पहुँच रहा है, यहाँ पर जो ऊर्जा होगी वह पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पर वह स्टोर होती है। अब फिर वह जो है इधर फेंकते हैं, फिर उसके बाद वह फिर से धरातल में वापस आ जाती है। ओके, तो चूँकि जितनी हाइट अधिक होगी उतना ही वहाँ उस वस्तु के द्वारा, उस बॉल के द्वारा वहाँ पर उतना ही अधिक कार्य करना पड़ेगा। क्लियर? अब यह जो एनर्जी है वह जब ये वस्तु वापस आ जाती है यहाँ पर, तो ऊर्जा का लॉस नहीं होता है, वहाँ पर ऊर्जा जो है वह दूसरे रूप में हमको मिल जाती है। यानी यहाँ पर एनर्जी जब इस कंडीशन में आते हैं तो वहाँ पर उसकी एनर्जी स्थितिज ऊर्जा से दूसरे रूप में यहाँ पर चेंज हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से हम कार्य को, यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वह यांत्रिक कार्य होता है, और उस वर्क का फॉर्मूला जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कार्य बल गुणा विस्थापन होता है। ये हम पढ़े हैं। ओके, लेकिन हम जो यहाँ पर जो ऊर्जा होगी वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी और यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा रहेगी। और यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं संधारित्र के परिप्रेक्ष्य में, तो स्थितिज ऊर्जा होगी वह जो है वह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी। और जो यहाँ पर जो कार्य किया जाएगा वह कार्य जो है हम कैपेसिटर, हम स्टार्टिंग में देखे हैं कि किसी भी जब चालक को या संधारित्र को हम जब आवेशित करते हैं तो आवेशित करने पर जो चार्ज आवेश जो है टर्न बाय टर्न जाते हैं, एक साथ तो नहीं जाता है,
उसको आवेशित करें तो एक एक करके वह आवेश संधारित्र में जाते जाता है। तो वहाँ पर जो कार्य किया जाता है वही कार्य जो है वहाँ किस रूप में, वहाँ पर विभव के रूप में रहता है और वही कार्य वहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। तो इसी की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। क्लियर? तो हम इसके लिए एक कैपेसिटर लेते हैं। इस प्रकार से हम उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर लिया A, जिसकी प्लेट A और दूसरी प्लेट B है। ओके, अब हमको आवेशित करना है। तो इसको आवेशित करने के लिए हम यहाँ पर इसको एक बैटरी या जो भी विद्युत स्रोत हैं उनसे हम इसको आवेशित स्रोत जो उनसे हम कनेक्ट कर दिए। यहाँ पर ये प्लस सिरा, इसका माइनस सिरा। तो हम यहाँ पर ये कैपेसिटर लिए हैं, इसका प्लस सिरा यहाँ पर माने ए सिरा इस बैटरी के प्लस सिरे से कनेक्टेड है। ओके, और इसका बैटरी का माइनस ध्रुव जो है वह यहाँ पर प्लेट बी से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में इस प्लेट ए में प्लस आवेश आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, और इधर माइनस आवेश आ जाता है। क्लियर? तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ ये जो माइनस आवेश जो आता है वह जो है प्रेरण की प्रक्रिया के दौरान यहाँ इस प्लेट बी के इस प्लेट ए के निकटवर्ती तल में यहाँ पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है। इस चीज़ को हम स्टार्टिंग में कैपेसिटर के सिद्धांत में हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। जब इस संधारित्र के प्लेट ए को हम किसी विद्युत स्रोत से बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इस प्लेट ए पर धनावेश हो जाएगा और प्रेरण की प्रक्रिया से यहाँ पर प्लेट बी के ए के निकट वाले तल में यहाँ पर प्रेरित ऋण आवेश हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस बात को इस तरह से संधारित्र के सिद्धांत से इस बात को समझे। अब लेकिन हम अगर इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत अगर समझना चाहते हैं, क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। मैंने अभी क्या बताया आपको? संधारित्र का सिद्धांत। और यदि हम इसी को दूसरे तरीके से समझना चाहें इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत से, तो हम ये कह सकते हैं कि बैटरी के ऋण ध्रुव से यहाँ पर इस प्लेट बी में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। यहाँ पर उल्टा इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत में ऋण ध्रुव है ना, तो यहाँ से यहाँ पर क्या जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जाएंगे और प्लेट बी के इधर इस वाले हिस्से में यहाँ पर इस फेस में ऋण आवेश यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर प्रेरण की प्रक्रिया होती है और प्रेरण से इस प्लेट ए पर धन आवेश आवेशित हो जाता है। धन आवेश यहाँ पर आ जाता है। समझे आप इसको? इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत से हम इस बात को इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि प्लेट बी का संबंध बैटरी के ऋण सिरे से है, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऋण ध्रुव से इलेक्ट्रॉन्स प्लेट बी पर जाएंगे और प्लेट बी के इस वाले फेस में यानी इस वाले तल में ऋण आवेश आ जाता है और प्लेट ए के इस प्लेट बी के निकट वाले तल में यहाँ पर इस फेस में प्रेरित हो जाता है धन आवेश। क्लियर? मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। और इधर यहाँ पर ऋण आवेश इस तरह से प्रेरित हो जाता है। जब हम देखेंगे तो इधर भी ऋण आवेश होगा और ये जो ऋण आवेश है वह कहाँ चला जाएगा? इस तरह से वो पुनः बैटरी में चला जाता है। तो हम इसमें आवेश किस तरह से स्थानांतरित होता है, इस चीज़ को हम दो मेथड से समझ सकते हैं, या संधारित्र के सिद्धांत से या फिर इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत से। क्लियर? तो हम दोनों ही तरीके से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो फिलहाल हम यहाँ पर
स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो हम इसमें आगे यह कह सकते हैं कि यदि दोनों प्लेटें जो हैं कौन कौन सी, ए और बी, हम ये दोनों प्लेटें किसकी है को अगर हम एक संधारित्र के रूप में अभी तक कह रहे हैं ना, ये संधारित्र है, तो दोनों प्लेटों के ये संधारित्र की ये दोनों प्लेटें हैं ए और बी, तो हम ये कह सकते हैं कि ए पर जितना प्लस आवेश रहेगा, ए पर जितना प्लस आवेश रहेगा उतना ही बी प्लेट पर ऋण आवेश भी होगा। क्लियर? अब हम ये कह सकते हैं कि जितना प्लेट ए पर धन आवेश होगा, अभी देखें ना हम यहाँ पर, ये तो यहाँ चला जाएगा, तो ए पर कितना आवेश होगा, प्लस आवेश, और यहाँ पर माइनस आवेश होगा। तो जितना इसमें प्लस आवेश होगा उतना ही इसमें माइनस आवेश होगा। क्लियर? और ए और बी के बीच में यहाँ पर दोनों का जो डिस्टेंस रहता है वह बहुत कम रहता है। हमने पिछले आर्टिकल्स में देखा है कि दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम डी के रूप में लेते हैं और यह बहुत ही कम दूरी रहती है। और यहाँ पर ए से ए पर प्लस आवेश है, हर एक प्लस आवेश से इधर बी पर जो ऋण आवेश मौजूद है वहाँ पर प्लस से माइनस की ओर विद्युत बल रेखाएं इस तरह से यहाँ पर इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर इस तरह से यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं होंगी। तो यहाँ पर चूंकि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र बनता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो एक समान विद्युत क्षेत्र है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक समान विद्युत क्षेत्र कहाँ पर बन रहा है, ए व बी के बीच। क्लियर? ए व बी के बीच में यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पर बनता है। और यहीं पर ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र बनता है, यहीं पर यह जो कैपेसिटर है, यह संधारित्र ऊर्जा यहाँ पर स्टोर करके रखता है, यानी एनर्जी स्टोर यहीं पर होती है, ऊर्जा संचित यहीं पर होती है। और इस प्रकार ये कह सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज स्टोर नहीं होती है, यहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है, जिसको हम आम भाषा में चार्ज स्टोर होती है ऐसा कहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर अभी देखें कि कैपेसिटर में यहाँ एनर्जी यहाँ विद्युत क्षेत्र वाले एरिया में स्टोर होती है। लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कहाँ बनेगा? यहाँ पर क्या रहता है? माध्यम रहता है। और माध्यम हम किस रूप में लेते हैं? डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म में रहते हैं, परावैद्युत के रूप में रहता है। क्लियर? मैं अभी आपको केवल यह समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि संधारित्र में किस तरह से एनर्जी बनती है, और इसके लिए पूरा डेरिवेशन हम अभी आगे करेंगे। अब एक चीज़ हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अब हमको एनर्जी के तक पहुँच गए हम, तो एनर्जी तक पहुँचने के लिए हमको वहाँ पर ऊर्जा है क्या? कार्य है ना? तो अब हमको यहाँ पर कार्य का मान निकालना पड़ेगा। तो कार्य हम कैसे निकालेंगे? देखिए, जब यहाँ पर सभी ये जो प्लस चार्ज जो हैं, प्लस चार्ज जब यहाँ पर ए पर दिख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से, तो यहाँ से जो विद्युत बल रेखाएं जो है प्लस से ये जो माइनस यानी प्लेट बी की ओर जब जाते हैं इस प्रकार से, तब यहाँ पर इनके आवेशों के जो यहाँ से इस तरह से आवेशों का प्रेरण की प्रक्रिया से यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है, तो आवेशों के स्थानांतरण के कारण ही यहाँ पर कार्य होता है। क्लियर? तो हम अब यहाँ पर एक संधारित्र लेते हैं जिसका प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश है। यहीं पर हम देखें, इसी को ही मैं इस तरह से यहाँ पर बता रही हूँ, है ना? और इसके दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है, और इसकी धारिता हम यहाँ पर यानी कि पूर्णतः हम ये कह सकते हैं कि इस संधारित्र में आवेश टोटल Q होगा, प्लस Q के फॉर्म में होगा। ओके, और यहाँ पर इसकी धारिता जो है, इस संधारित्र की धारिता
यहाँ पर कैपिटल C से लिए हैं। और इसका संबंध जब हम एक बैटरी से कर देते हैं तो उस कंडीशन में एक बैटरी से करते हैं और इस बैटरी का यहाँ पर जो वोल्टेज है वह V के रूप में है। क्लियर? क्या है? बैटरी का वोल्टेज V के रूप में है, यानी V वोल्टेज के रूप में है यहाँ पर। तब अभी हमने कहा कि प्लेट A पर प्लस Q आवेश है और प्लेट B पर माइनस Q आवेश है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पर ऊर्जा स्टोर होती है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जब आवेश का आदान प्रदान होता है वहाँ पर विभवांतर का मान कुछ और होगा और इन्हीं के जरिए से हम यहाँ पर, और उसी को V के रूप में भी कह सकते हैं। अब इन्हीं के जरिए से हम यहाँ पर ऊर्जा के लिए अलग अलग फॉर्मूले को हम प्रूफ करेंगे। जैसे हम यहाँ पर पहला फॉर्मूला ऊर्जा का ये प्रूफ करेंगे कि हाफ Q²/C। क्लियर? सेकंड इक्वेशन हम ये प्रूफ करेंगे U = हाफ C × V²। थर्ड इक्वेशन हम ये प्रूफ करेंगे U = हाफ Q × V। ओके, अब हम मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से वहाँ पर एनर्जी बनती है। कहाँ? यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच में। चलिए आगे हम करते हैं। अब हम यहाँ पर एक हमको जो अब मेन जो लिखना है एग्ज़ाम में उसके अकॉर्डिंग मैं आपको, अब हम इसके लिए फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक हम कैपेसिटर लिए हैं जो कि अनावेशित है। ओके, तो पहले यह बिल्कुल भी आवेश नहीं है इसमें। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका कनेक्शन जब हम बैटरी से कर देते हैं, अभी यहाँ पर इसको बैटरी को इससे टोटली कनेक्टेड नहीं किए हैं, यानी उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुंजी लेते हैं, यहाँ पर कुंजी यहाँ पर इससे परिपथ से कनेक्टेड नहीं है। तब उस कंडीशन में यहाँ पर मैंने क्या कहा, यह संधारित्र पहले अनावेशित है। अनावेशित है मतलब यहाँ पर प्लेट A और प्लेट B, ये प्लेट A है और ये प्लेट B, तो दोनों में आवेश का मान यहाँ पर 0 है। स्टार्टिंग में तो कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि वहाँ पर दोनों में, प्लेट A और प्लेट B दोनों में आवेश का मान 0 है। आवेश का मान 0 है। अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ विभवांतर होगा क्या? कुछ भी नहीं। यहाँ पर V की वैल्यू, दोनों प्लेटों के बीच में जो V की वैल्यू है वह भी क्या होगी, यहाँ पर 0 रहेगी। ये कब है? जब स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई भी, इस संधारित्र में कोई भी आवेश नहीं है, उस कंडीशन में। और हम यहाँ पर, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पर जो हम संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान के लिए जो डेरिवेशन कर रहे हैं, वहाँ पर मेन जो है, हम अभी तक जो भी पढ़े हैं वह केवल हमारे सिलेबस में समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हमको सारे डेरिवेशन करने हैं। तो यह जो है समांतर प्लेट संधारित्र ही है। ओके, तो हमने यहाँ पर कोई आवेश नहीं है उस कंडीशन में देखा। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जब हम इसको आवेशित करने की प्रक्रिया चालू करते हैं, क्लियर, आवेशित करते जाते हैं, तब क्या होगा कि यहाँ पर प्लस Q आवेश जो है यहाँ पर से जैसे धीरे यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको हम परिपथ से कनेक्टेड कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ से इस धन ध्रुव से, बैटरी के धन ध्रुव से यहाँ पर आवेश यहाँ पर जाएगा, प्लस Q आवेश का पार्ट जाएगा। तो ये जो प्लस Q आवेश जो है पूरा का पूरा यहाँ पर नहीं जाता है। कैसे जाएगा? टर्न बाय टर्न एक एक करके वह जाता है। एक आवेश जाएगा, पहला आवेश मान लो गया, तो वहाँ पर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अब उसके बाद फिर जब दूसरा आवेश जाएगा तो वहाँ पर जो पहले से पहला आवेश मौजूद है तो वह जो है उसको रोकेगा। तो उस कंडीशन में वहाँ पर वह जो है क्या करेगा, उस आवेश को, दूसरे आवेश को पहले की तुलना में कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर ये प्लेट आवेश, इसमें संधारित्र को हम आवेशित करते जाते हैं
तो उस कंडीशन में पहले क्या हो जाएगा, पहले आवेश में यहाँ पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा, और पहले प्लेट में सॉरी, और दूसरे प्लेट में, प्लेट बी में माइनस क्यू आवेश आ जाता है। क्लियर? तब उस कंडीशन में क्या होगा कि जब पहले में प्लस क्यू और दूसरे में माइनस क्यू आवेश आ जाता है, और अब जब यह संधारित्र जो है, जब यह संधारित्र यहाँ पर यह जो है पूर्णतः आवेशित हो जाता है, पूरी तरह से एक एक करके जब हम आवेश को ले जाते हैं और यह पूर्णतः आवेशित हो जाता है, तो इसके प्लेट ए पर आवेश का मान प्लस क्यू हो जाएगा और प्लेट बी पर आवेश का मान माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके हम आवेश को देते गए यहाँ से, अभी हमने देखा वैसे ही जैसे जैसे आवेश बढ़ते जाएगा वहां पर किए गए कार्य का मान भी बढ़ते जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से ए और बी के बीच में विभवांतर जो है वह V होगा। क्या होगा यहाँ पर, ए व बी के बीच, प्लेट ए और प्लेट बी के बीच विभवांतर का मान, हम विभवांतर क्या है ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। आवेश जैसे दिए वहाँ पर जो आवेश को यहाँ इसको आवेश को पहुँचाने में जो किया गया कार्य है वही V के रूप में ही होता है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब आवेश का आदान प्रदान हो रहा है तो दोनों के बीच में हम यहाँ पर यहाँ हम ये भी देख सकते, एक चीज़ और बता देती हूँ। प्लेट ए यहाँ पर यह इसके धन सिरे से जुड़ा हुआ है यानी इसका विभव अधिक है, और प्लेट बी ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है यानी इसका विभव कम है। तो हम ये भी पढ़े भी हैं हम कि आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। तो आप देखिए ये भी दिख रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर अभी हम किसकी बात कहें, जब हम आवेश देते गए तो वह संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो गया। उस स्थिति में ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश, और ए और बी के बीच में विभवांतर V होगा। अब हमको यहाँ पर किए गए कार्य का मान निकालना पड़ेगा। किए गए कार्य का मान हम निकालेंगे, उसके लिए हम लोग देखे थे यहाँ पर कि ए से बी के बीच में यहाँ पर ए से धन सिरे से इधर ऋण सिरे की तरफ यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं इस तरह से चलने लगती है और ए और बी के बीच में एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर ये जो स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वह संरक्षी विद्युत क्षेत्र होता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो आवेशों के आदान प्रदान यानी आवेशों के स्थानांतरण के कारण ही यहाँ पर कार्य होता है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि किसी भी संधारित्र को की प्लेटों को जैसे जैसे हम आवेश का मान देते जाते हैं यानी आवेश की मात्रा बढ़ते जाती है, वहाँ पर विभव का मान बढ़ते जाता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि V का मान भी बढ़ते जाता है। थर्ड पॉइंट, अब V का मान बढ़ रहा है यानी कि यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं इस तरह से यहाँ चल रही है, तो यहाँ पर E का मान भी यहाँ पर यानी यहाँ पर इसी कंडीशन में हमने देखे ना अभी तो कुछ देर पहले कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ते जाता है। और यहाँ पर यही जो विद्युत क्षेत्र है वह जो है ऊर्जा के रूप में है यहाँ पर। क्लियर? यहीं पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है यहाँ पर, और यहीं पर ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एनर्जी जो है वह बढ़ते जाती है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे E=dV/dr। इस फॉर्मूले का यहाँ पर इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग E की वैल्यू बढ़ते जाती है। ओके, अब हम आते हैं आगे, जहाँ पर हमने चूंकि यहाँ पर कहा कि यहाँ पर कार्य होता है आवेशों के आदान प्रदान के कारण, तो यहाँ पर चूंकि विभवांतर V है और यहाँ पर आवेश भी यहाँ पर किस रूप में है, Q के रूप में है, तो यहाँ पर हम किया गया कार्य यानी हम विभवांतर की डेफिनेशन से V = W/Q के रूप में
इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यानी V इक्वल्स टू Q इंटू V। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या, यह जो है कब यूज़ होगा यह फॉर्मूला, जब वहाँ पर आवेश का मान, इस फॉर्मूले का यूज़ क्यों नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पर ये जो V की वैल्यू, V जो है वह क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में है। अभी हमने कहा कि एक साथ पूरा आवेश नहीं जाता है, टर्न बाय टर्न करके जाता है। अब उसके लिए अब हम एक आंशिक रूप से आवेशित संधारित्र की कल्पना करते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम उसको। अब हम यहाँ पर जब पूरा आवेश, यानी एक एक करके जब हम पूरे आवेश को, यानी पूरा आवेश कौन सा हुआ, प्लस Q आवेश, पूरे आवेश को Q को हम जब स्थानांतरित करते हैं, मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताया था इस संधारित्र को आवेशित करने का। हम इसको ये भी कह सकते, कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि जब पूरे आवेश को दूसरी प्लेट, इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत से यही है, दूसरी प्लेट से पहली प्लेट तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। हम इसको ऐसा न लिखकर ये भी लिख सकते हैं कि जब संपूर्ण आवेश को दोनों प्लेटों के बीच में स्थानांतरित करने में किए गए कार्य का मान। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर पूरे इसको W की वैल्यू हम निकालेंगे। तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, dW। ओके, अब हम dW की वैल्यू रख देते हैं, तो वो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास है ये Q/C इंटू DQ के फॉर्म में है। क्लियर। यहाँ पर अब हमको लिमिट लगाना पड़ेगा। लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ हम ये कह सकते हैं, या फिर हम इसी को दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इस संधारित्र को 0 से प्लस Q आवेश देने में किया गया कार्य। आप किसी भी शब्द में आप इसको लिख सकते हो। ओके, संधारित्र को 0 से प्लस Q आवेश देने में किया गया कार्य, या ये भी लिख सकते हैं। तो इससे हम लिमिट पहचान सकते हैं। तो 0 से Q तक इसको आवेशित किया गया है, DQ है तो Q, यहाँ से हमें लिमिट हम लगा देते हैं। क्लियर। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पर ये बात हम देखेंगे कि यहाँ पर ये हम ऐसा ये कहेंगे कि अब हम यहाँ से C कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, है ना। 0 to Q इंटू DQ। क्लियर। अब इनका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमको इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला पता होगा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n इंटू dx है तो हम dx के यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या निकालेंगे, x⁴n+1 अपॉन n+1 ये आता है, यहाँ पर dq के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, याद आया आपको। तो यहाँ आ जाएगा q⁴2 अपॉन 2, पावर क्या है 1 है यहाँ पर, और लिमिट यहाँ पर हम फिर इस तरह से लगाते हैं। क्लियर। आगे इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। तो W इक्वल्स टू C इंटू, यहाँ पर अब लिमिट्स लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो यहाँ हम अपर लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q², इस Q की जगह में ये Q आ जाएगा, Q²/2, और यहाँ पर 0, तो 0² यानी 0, पूरा ये टर्म से 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1/c इंटू Q²/2 अरेंज करके इसको लिख लेते हैं। तो W इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास 1/2 इंटू Q²
C के फॉर्म में किए गए कार्य का मान आता है। और चूंकि हमको पता है यही किया गया कार्य ही संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो इसको हम U से डिनोट कर सकते हैं। तो U इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ये हमको स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान मिल गया। ओके, अब इसी को हम दूसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं। चलिए आगे हम यहाँ पर देखिए, हमको पता है फॉर्मूला Q इक्वल्स टू C इंटू V। कहाँ से हमको मालूम है? संधारित्र के जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, डेफिनेशन था, वहाँ से हमको पता है। यहाँ देखिए, हम एक बार Q की वैल्यू रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम C की वैल्यू रखेंगे। जब हम Q इक्वल्स टू C इंटू V रखते हैं इक्वेशन 1 में, तो इस इक्वेशन 1 से हम फिर देख लेंगे कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C। ये वैल्यू हमको मिल गई हाफ C V स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, ये सेकंड फॉर्म हो गया एनर्जी का। अगले इसमें हम यहाँ पर Q इक्वल्स टू C इंटू V है, यहाँ हम अब C की वैल्यू रखते हैं, तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये हमको मिल जाएगा। फिर हम इक्वेशन 1 में देखते हैं U इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर, चलिए Q स्क्वायर अपॉन यहाँ पर Q बाई V, U इक्वल्स टू यहाँ पर हमको मिल जाएगा, आप देख लीजिए, Q इंटू V। इस तरह से हमको संधारित्रों में, किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान हम इन 3 फॉर्मूले के रूप में हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट है U इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाय C, सेकंड है U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, थर्ड है U इक्वल्स टू हाफ Q इंटू V। ओके, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं किसी भी संधारित्र को दी गई ऊर्जा उन दोनों प्लेटों के बीच माध्यम यानी डाइलेक्ट्रिक के रूप में, माध्यम में विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित रहता है। ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। ओके, थैंक यू।